मेरा नाम उर्मिला है। मैं बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। शायद इसीलिए माँ ने मेरा नाम भी इतना खूबसूरत रखा। हम लोग एक छोटे से गांव में रहते थे। मैं 13 साल की थी जब माँ इस दुनिया को छोड़ गई थी। अब घर संभालने वाला कोई ना था। हमारी गांव में बहुत सी जमीनें थी, इसलिए मेरे बाप को दूसरी शादी करने में कोई परेशानी ना हुई। और एक दिन मेरे पापा दूल्हा बने और अपनी नई नवेली दुल्हन को घर ले आए। मेरी एक छोटी बहन भी थी। हम दोनों खूब बन ठन कर तैयार हुई और अपनी नई माँ का खूब अच्छी तरह से स्वागत किया। सौतेली माँ जो मेरे बाप से उम्र में बहुत छोटी थी, लेकिन गांव की औरत होने की वजह से वो कम उम्र नहीं लगती थी, क्योंकि वो एक तंदुरुस्त औरत थी। खैर, नई माँ घर आ गई और मेरा बाप उसके नखरे उठाने में लग गया, क्योंकि वो खूबसूरत ही इतनी ज्यादा थी। पापा सुबह काम पर चले जाते हैं और हम दोनों बहनें भी स्कूल चली जाती है। कुछ महीने तो अच्छे से गुजरे। फिर एक दिन स्कूल से घर लौटे तो एक आदमी हमारे घर बैठा था। माँ ने बताया कि यह मेरा रिश्तेदार है, दूसरे गांव से आया है। शाम को पापा भी घर आ गए। सौतेली माँ का वो रिश्तेदार किसी काम से हमारे घर आया हुआ था। मेरे बाप ने भी उसको अपनी ससुराल से जानकर उसकी खूब आवभगत की। कुछ दिन वो हमारे घर रहा और फिर चला गया। उसका नाम रामू था। उम्र में वह माँ से 2-3 साल छोटा ही होगा। वक्त गुजरता गया। अब वो कभी भी हमारे घर आता। एक दिन हम दोनों बहनें स्कूल से घर लौटी तो कमरे का दरवाजा बंद था और माँ भी नहीं दिख रही थी। घर में बिल्कुल खामोशी छाई थी, कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। मैंने दरवाजे की हल्की सी दरार से अंदर देखा तो माँ का वो रिश्तेदार, जिसका नाम रामू था, माँ की गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। माँ प्यार से उसके बालों में हाथ फेर रही थी। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो मेरे बाप को धोखा दे रही थी। मेरी बहन मुझसे 1 साल छोटी थी। जब यह बात मैंने अपनी बहन को बताई तो वो कहने लगी, देख लैला, ऐसे मामलों में भरे के भरे परिवार खत्म हो जाते हैं। ऐसा ना हो पापा किसी मुसीबत में फंस जाए, बेहतर है खामोश रहो। मैंने भी इसमें ही भलाई समझी और किसी से भी इस बात का जिक्र ना किया। वक्त गुजरता रहा। हम खुली आंखों से सारा खेल देख रहे थे। मुझे मालूम था हमारी यही खामोशी एक दिन तूफान बन जाएगी। खैर, वक्त गुजरता रहा। फिर एक दिन सुबह के वक्त सौतेली माँ बहुत जोर जोर से रो रही थी। मेरी आंख खुली तो मैंने कमरे में जाकर देखा, माँ जोर जोर से कह रही थी, हाय मैं क्या करूँ, मुझे भरी जवानी में छोड़ कर चला गया। मुझे बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि पापा हमें छोड़कर चले गए थे। जब मैंने करीब से देखा तो पापा की आंखें पथराई हुई थी और मुंह से झाग निकल रहे थे। मैं समझ गई थी कि यह सब इस मनहूस औरत ने किया है। उसने जल्द से जल्द अपने रिश्तेदार बुलवाए। उसमें रामू भी शामिल था। फिर पापा का अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद कुछ दिन तो हमने आराम से गुजारे, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल बदल गई। बाद में बात हमको डांटने तक बढ़ गई और फिर हमें स्कूल जाने से भी रोक लिया। और बस सौतेली माँ अब सारा दिन हमसे घर के काम करवाती, और जब हम घर का सारा काम खत्म कर देते तो फिर कहती कि एक मेरे पैर दबाओ और एक मेरे सर में मालिश करो। वक्त गुजरता रहा। मेरा सब्र का बांध टूट गया था और रामू ने आहिस्ता आहिस्ता मेरे बाप की सारी जमीन अपने कब्जे में कर ली। अब वो हमारे घर ही रहता था। एक दिन जब सौतेली माँ अपने पांव दबवा रही थी तो रामू भी पास ही बैठा था। मेरी छोटी बहन से कहने लगा, चलो मेरे भी पैर दबा दो। मैंने उससे कहा, मेरी बहन आपके पैर नहीं दबाएगी, ऐसी फरमाइश आप नहीं करें तो बेहतर है। इसी बात पर सौतेली माँ ने तुरंत उठकर मुझे बहुत जोर से थप्पड़ मारा।
मेरे हाथ में तेल की बोतल थी, जिसकी वजह से वो सारा तेल माँ के ऊपर गिर गया। माँ ने मुझे बालों से पकड़ लिया। खैर उस वक्त मुझे रामू ने बचा लिया था और उसने मुझे कमरे में भेज दिया। उस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी। पूरी रात हम दोनों बहनों ने जाग कर गुजारी। सुबह 5 बजे हमने अपने कपड़े एक गठरी में बांधे और घर से निकल गए और बाहर खड़े होकर 2 पल अपने घर को आखिरी बार मोहब्बत से देखा और फिर अपनी बहन का हाथ पकड़कर मैं तेजी से बस अड्डे की तरफ निकल आई। मुझे पता था कि सुबह 6 बजे रोज बस गांव से शहर जाती है। हम दोनों बस अड्डे पर पहुंच गए। 6 बजे वाली बस आई तो बस में बैठ गए। मेरे पापा का एक दोस्त उस शहर में रहता था जो पापा से गेहूं वगैरह खरीदता रहता था, लेकिन पापा के जाने के बाद उन्होंने भी गांव आना छोड़ दिया था। मुझे उनका पता मालूम था क्योंकि एक बार मैं पापा के साथ शहर पहले ही आ चुकी थी। हम दोनों चाचा के घर पहुंच गए। चाचा ने उन्हें बहुत प्यार दिया। उन्होंने सारी बातें बताई। चाचा बोला, अगर तुम्हारा बाप होता तो यह नौबत ना आती। खैर छोड़ो, तुम फिक्र ना करो, अभी मैं जिंदा हूँ। मुझे अपने बाप की जगह ही समझो। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। मैंने कहा, ठीक है चाचा, लेकिन हम पर एक मेहरबानी कर दीजिए। हम आप पर कहीं बोझ नहीं बनना चाहती। हमको किसी काम पर लगवा दीजिए। कुछ दिन हम चाचा के घर रहे, फिर उन्होंने हमें एक कोठी पर काम पर लगवा दिया। कोठी काफी बड़ी थी। उन लोगों ने हमें एक छोटा सा स्टोर रहने को दे दिया। कोठी में एक मालकिन और एक साहब जी रहते थे। उनकी एक बेटी मुझसे थोड़ी ही छोटी थी और एक बेटा जो सिर्फ अभी 1 साल का था। कुछ ही दिनों में मैंने घर का सारा काम संभाल लिया। मालकिन भी मुझसे बहुत खुश थी। साहब जी की कोठी पर एक 22-23 साल का लड़का भी रहता था, जो मालकिन का ड्राइवर था। वह सुबह आता और शाम को वापस अपने घर चला जाता। वक्त गुजरता गया। मैंने नोट किया कि जब साहब जी चले जाते हैं तो वो ड्राइवर अक्सर मालकिन के कमरे में बैठा रहता था। इतनी हिम्मत तो ना कि उनसे पूछ सकती या अंदर जाकर देखती कि यह ड्राइवर इतनी देर कमरे के अंदर करता क्या है। जब मैंने यह बात अपनी छोटी बहन को बताई तो वो कहने लगी, खामोश रहो, एक ही तो सहारा है, कहीं ये छत भी ना चली जाए और फिर से हमें कहीं और धक्के खाने पड़े। मैं एक बार फिर से खामोश हो गई। फिर एक दिन शाम का वक्त था। मालकिन कहने लगी, जाओ बंटी को बाहर पार्क में ले जाओ, उसको झूले झुलवा दो। मैं उसको लेकर पार्क में चली गई। न जाने उस दिन क्या बात थी, बंटी चुप ही नहीं हो रहा था। काफी देर में कोशिश करती रही, लेकिन वो चुप न हुआ। उसको लेकर वापस घर आ गई। इधर उधर देखा तो कोई भी नजर न आया। मैंने सोचा छत पर होगी। मैंने बंटी को अपनी छोटी बहन को पकड़ाया और सोचा कि ऊपर जाकर मालकिन को बताती हूँ कि बंटी चुप नहीं हो रहा है। लेकिन ऊपर गई तो कमरे का दरवाजा बंद था। मैंने खामोशी से दरवाजे के सुराग से अंदर देखने की कोशिश की तो मालकिन सामने सोफे पर बैठी थी और ड्राइवर पास बैठा गंदी हरकतें कर रहा था। मैं दहल कर रह गई। सोच भी नहीं सकती थी कि इस कदर पढ़ी लिखी और समझदार औरत ऐसा भी कर सकती है। उसी दौरान मालकिन मेरी आहट महसूस कर ली और दरवाजे के नीचे वाले हिस्से से उसने मेरे पैर देख लिए। वो एक बिजली की तरह तेजी से उठी और लपक कर दरवाजा खोल दिया। मेरी समझ में ना आया कि मैं अब करूं तो क्या करूं। फिर मालकिन ने मेरा बाजू पकड़कर जोर से अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहने लगी, तुझको तो कहा था कि बंटी को बाहर पार्क में ले जा। मैंने कहा मालकिन, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। तुरंत ही मुझे बालों से पकड़कर जमीन पर
गिरा दिया और एक जोरदार लात मेरे पेट पर मारी। मैंने हाथ जोड़े। मैंने कहा, मालकिन मैंने कुछ नहीं देखा। वो बोली, तुमको अभी बताती हूँ तुमने क्या देखा है और क्या नहीं। और फिर उसने ड्राइवर को इशारा किया। ड्राइवर ने मुझे पकड़ लिया। फिर वो औरत सोफे पर जैसे तमाशा देखने के अंदाज में बैठ गई और उस ड्राइवर ने उसी के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। मैं रोती रही, चीखती चिल्लाती रही, लेकिन मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ देर के बाद वो दोनों मुझे कमरे में ही छोड़कर नीचे चले गए। अपनी बर्बादी पर सिवाय आंसू बहाने के और कुछ नहीं था। मेरे पास शाम को साहब जी घर आए तो आते ही उन्होंने मुझ पर बरसना शुरू कर दिया। कहने लगे, तुमने मालकिन के पास से पैसे चुराए हैं। मैंने कहा, नहीं साहब जी। इतने में मालकिन उठी और मेरे मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। कहने लगी, खुद मैंने अपने कमरे की अलमारी से पैसे चुराते देखा है। उन्होंने ड्राइवर को बुलाया और कहने लगी, आप चाहे तो इससे पूछ ले। वो ड्राइवर कहने लगा, जी साहब जी, मैंने इसको खुद ऊपर वाले कमरे में जाते देखा था। फिर मालकिन बोली, इसको अभी और इसी वक्त घर से निकाल दें। साहब जी अच्छे आदमी थे। वो कहने लगे, अच्छा छोड़ो, माफ कर दो, छोटी मासूम बच्ची है, कहाँ जाएगी, इनका तो यहाँ कोई है भी नहीं। फिर साहब जी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे, देखो आज के बाद चोरी मत करना, जो भी चीज चाहिए मुझे बता देना। मैं नजरें झुकाए खामोश खड़ी थी। एक गरीब बेसहारा लड़की इससे ज्यादा और कर भी क्या सकती थी। वक्त गुजरता रहा और मैं अपनी आंखें और कान बंद करके अपना वक्त गुजारती रही। 2 साल ऐसे ही बीत गए। एक दिन मालकिन और साहब जी को किसी काम से बाहर जाना था। जब भी बाहर जाते तो ड्राइवर को छुट्टी देते। उस दिन भी उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि हम लोग जरा बाहर जा रहे हैं, आज तुम्हारी छुट्टी है, तुम अपने घर चले जाओ। उनकी बेटी जो अभी स्कूल में ही थी, मुझसे कहा जब वो स्कूल से आए तो उसका ख्याल रखना। दोपहर को 2 बजे के करीब वो स्कूल से आई तो मैंने उसको खाना ला कर दिया और उसको खाना खिलाकर उसके पास ही बैठ गई। वो वैसे भी मुझसे बहुत प्यार से बातें करती थी, इसलिए मुझे वो अच्छी लगती थी। थोड़ी देर के बाद दरवाजे की घंटी बजी तो देखा ड्राइवर था। कहने लगा, मालकिन आ गई है क्या? मैंने कहा नहीं। फिर कहने लगा, अच्छा मुझे कुछ काम है, मैं उनका इंतजार कर लेता हूँ। मेरे मना करने के बावजूद वो अंदर चला आया। अंदर आकर उसने इधर उधर झांका और फिर रीना के कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। रीना एक मासूम सी भोली भाली लड़की थी। उसने अंदर से शोर मचाना शुरू कर दिया। मैं समझ गई थी कि मालकिन ने मेरी बर्बादी का जो मंजर सामने बैठकर देखा था, आज वो सब कुछ उसी की बेटी के साथ होने वाला है। मैं छुपकर देखना तो चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। शायद मेरा जमीर अभी भी जिंदा था। मैं भागकर पास वाले घर में गई और उनको सारा माजरा बताया। उस घर के मर्द जल्दी से मेरे साथ आ गए। उन्होंने आते ही जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। फिर उस ड्राइवर ने घबरा कर दरवाजा खोल दिया। मोहल्ले वालों ने फोन करके जल्दी से घर वालों को आने को कहा। थोड़ी देर बाद मालकिन और साहब जी घर पर आ गए। पहले तो उन्होंने उस ड्राइवर को बहुत मारा और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। दिल तो बहुत चाह रहा था कि आज मालकिन का भी पर्दाफाश कर दूं, लेकिन पहले की तरह एक बार फिर से खामोश रही। जानती थी कि साहब जी बहुत अच्छे आदमी हैं और जब उनकी बीवी की असलियत का उन्हें पता चलेगा तो उनका घर बर्बाद हो जाएगा। नाबालिग रीना के साथ जबरदस्ती बलात्कार के जुर्म में उस ड्राइवर को फांसी पर लटका दिया गया। मैं भी बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि रीना के साथ साथ वो मेरा भी कसूरवार था। फिर एक दिन मालकिन ने मुझे अपने पास बुलाया
और मेरे आगे हाथ जोड़कर मेरे कदमों में बैठ गई। कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन तुमने फिर भी मेरा राज नहीं खोला। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। आज से तुम दोनों बहनों की अपनी बेटी से भी बढ़कर परवरिश करूंगी। मैं कर भी क्या सकती थी? मेरी आंखों से तो सिर्फ आंसू बह रहे थे। अपनी छोटी बहन के आने वाले कल के बारे में सोचकर मैंने मालकिन को माफ कर दिया, और आज हमने उस मालकिन के प्रायश्चित की बदौलत अपने असल बाबा की पत्नी यानी हमारी सौतेली माँ से भी जमीन जायदाद वापस ले ली है, और हम पर बेइंतहा जुल्म करने के जुर्म में, हमारे बाप की दौलत पर कब्जा करने के जुर्म में, हम नाबालिग बहनों को घर से बेघर करने के जुर्म में उन दोनों को यानी रामू और मेरी सौतेली माँ को उम्रकैद की सजा सुना दी गई है।